देखो बायोमोलिक्यूल्स में क्या होता है, इसमें हम एक टर्म आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंडर आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, जो भी चीज़ें लिविंग बॉडी के अंदर होती है, लिविंग सिस्टम के अंदर होती हैं, वो किस डोमेन में आती है, बायोकेमिस्ट्री में। और उसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। अब ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखो जितने भी मेजर चीज़ें जिनसे ना लिविंग बॉडी बनती है या फिर कोई लिविंग सिस्टम बनता है, उनको क्या कहते हैं हम, बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये सारे क्या है, मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिनसे मिलके क्या बनती है, कोई भी लिविंग सिस्टम बनता है। ठीक है, प्रोटीन से क्या होता है, फिजिक बनती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, इनसे सेल वॉल बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके कोई भी एक लिविंग सिस्टम बनाती है, और इन सब को हम डिस्कस करते हैं बायोमोलिक्यूल के अंदर। बायोमोलिक्यूल समझ में आया क्या होता है। ठीक है, देखो अब इसमें ना जो पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, एनर्जी देना। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अगर मैं मेजर एनर्जी प्रोवाइड कराने वाला सोर्स की बात करूँ तो वो होता है फैट। हमारे जितने भी हमने बायोमोलिक्यूल्स देखे हैं या फिर जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करूँ जो हमारी लिविंग सिस्टम के अंदर होते हैं, उसमें मेजर होता है फैट, जो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखो हम, तुमने ये भी देखा होगा, जब भी कोई फास्ट रखता है तो उस टाइम पे हमें भूख लगती है, लेकिन ऐसे तो नहीं होती ना कि हम अपना डेली का काम ना कर पाएँ। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी है यहाँ लिखने की, तभी मैं लिख पा रही हूँ। ठीक है, अब मान लो मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, तो वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिली, जो हम खाना खाते हैं उसी से तो हमें एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फैट से। जो हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होता है ना, वो बाद में एनर्जी प्रोवाइड का काम करता है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर इतनी मतलब 2400 कैलोरी हमें चाहिए पूरे दिन में। ठीक है, अब हमें इतनी या इससे ज़्यादा हमने खा लिया, तो जो ज़्यादा होता है ना वो एज अ फैट स्टोर हो जाता है बॉडी में, ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो वो काम आ जाए। ठीक है, ये होता है फैट का काम। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हम डिस्कस करते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे। देखो कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, शुगर्स कहते हैं। सिंपल शुगर्स होते हैं ये। शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया, शुगर। दूसरा नाम हम ले सकते हैं सैकराइड। इसीलिए आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना तो हम डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, वो सैकराइड वर्ड यूज़ करते हैं हम शुगर के लिए। ठीक है, 2 शुगर है तो डाइसैकराइड, ज़्यादा है तो पॉलीसैकराइड, ये मतलब होता है। ठीक है, अब हम कार्बोहाइड्रेट के ना डेफिनेशन की बात करते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते थे कि हम ये फॉर्मूला लिखते थे CxH2O ये। अब जो भी इसको फॉलो करता है उसी को हम कार्बोहाइड्रेट बोल देते थे, ऐसा हम पहले मानते थे, जबकि ये सही नहीं था। क्योंकि ना कई चीज़ें ऐसी थी, जैसे कई कार्बोहाइड्रेट ऐसे थे जो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट थे। कई चीज़ें ऐसी थी, जैसे एसिटिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड इसको फॉलो करता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है ना। तो ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने के लिए। तो बाद में क्या आई थी, दैट कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, या फिर वो हाइड्रोलिसिस के बाद आएगा। ठीक है, और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट आफ्टर हाइड्रोलिसिस, या तो उनमें पहले से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होगा या फिर हाइड्रोलिसिस के बाद आएगा, लेकिन उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट ज़रूर होगा। ये होती है इसकी टेक्निकल ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें एक ये मिल सकता है तुमको। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को याद रखना। ठीक है, प्रेफरेंस तुम इसी को दोगे। उसके बाद देखो ये फॉर्मूला याद मत करना क्योंकि ये सही नहीं था, सब पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था ये। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर। देखो आगे जाके मैं बताऊंगी कि जो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड होते हैं ना, वो तो शुगर्स होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड शुगर्स नहीं होते। तो जो भी स्वीट टेस्ट के होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, शुगर्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और शुगर्स क्यों कहते हैं, समझ में आया ये इतना, आगे चलें। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड। ठीक है,
ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, उसमें एक स्टेटमेंट ये दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। नीचे फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा ऑल ऑफ दिस, तो क्या लगाओगे ऑल ऑफ दिस, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो, सबसे पहली कैटेगरी होती है मोनोसैकेराइड्स की। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। सैकेराइड्स का क्या मतलब होता है, शुगर, जिसमें एक शुगर प्रेजेंट हो उसे क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड, ठीक है। अब देखो, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, अगर वो एक है तो उसे क्या फर्दर किसी पार्ट में तोड़ सकते हैं हम, उसे नहीं तोड़ सकते ना, तो उसमें उसको है ना हम हाइड्रोलाइज करके कोई एक डिफरेंट पॉलीहाइड्रोक्सी, एक चेन नहीं होती, एक शुगर होती है, चेन नहीं बोल सकते हम, शुगर कहते हैं। मोनो का मतलब एक, सैकेराइड का मतलब शुगर, मतलब एक शुगर प्रेजेंट होता है, चेन नहीं होती, चेन पॉलीसैकेराइड में बनती है, चेन फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक शुगर अकेला एग्जिस्ट करता है। अमाइलोज आगे पढ़ेंगे ना तब पूछ लेना, क्या अमाइलोज पूछ रहे हो, अमाइलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड है, क्योंकि उसमें अल्फा ग्लूकोज की चेन बनती है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट होगा। पॉलीसैकेराइड बोल रही हूँ ना, सैकेराइड तो क्या होते हैं, शुगर होते हैं ना, पॉलीसैकेराइड तो कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है ना, तो कार्बोहाइड्रेट ही होगा। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड तीनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। इनमें जितने भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस करे वो भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जिनके पीछे भी तुम्हें सैकेराइड मिले ना वो कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये हम किस में पढ़ते हैं, डीएनए आरएनए में पढ़ते हैं ना, डीऑक्सीराइबोज, 2डीऑक्सीराइबोज या फिर राइबोज शुगर आरएनए में, ठीक है। ये वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज हम अभी कर लेंगे डिस्कस इनके स्ट्रक्चर, ठीक है। इनमें सिर्फ एक एक शुगर प्रेजेंट होता है, इनकी बॉन्डिंग नहीं देखिए ना किसी के साथ, ठीक है। बॉन्डिंग कब होगी, डाइसैकेराइड में जाके बॉन्डिंग होती है, मोनोसैकेराइड में ये अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जिनको नहीं कर सकते वो क्या होंगे, मोनोसैकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओलिगोसैकेराइड, सेकंड कैटेगरी होती है ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड वो सैकेराइड होते हैं जिनमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट हो, ठीक है। कितनी होंगी, 2 to 10, 2 से 10, अगर 2 होंगी तो उनको क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड, 3 होंगी तो ट्राइसैकेराइड, 4 होंगी तो टेट्रासैकेराइड। इस तरह से हम 10 तक इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये मेन क्लासिफिकेशन है और ये इसकी सब क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड को फर्दर डाइसैकेराइड और ट्राई टेट्रा में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें अगर 2 शुगर प्रेजेंट हो तो क्या होगा, डाई, जिसमें 3 शुगर प्रेजेंट हो वो ट्राई, जिसमें 4 हो वो टेट्रा, ये होते हैं ओलिगोसैकेराइड। एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। समझ में आया, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है दैट सुक्रोज इज विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर ऑप्शंस में आता है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, और एक लास्ट ऑप्शन आता है बोथ बी एंड सी, तो क्या करोगे, तो ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड दोनों कर सकते हैं, क्योंकि डाई इसकी सब क्लासिफिकेशन है, मेन उसकी ओलिगो है, ठीक है। समझ में आया ये, आगे देखो। डाइसैकेराइड के बाद लास्ट क्लासिफिकेशन आती है पॉलीसैकेराइड की। पॉली का क्या मतलब होता है, मैनी, जैसे हम पॉलीमर में पढ़ते हैं, पॉलीमर क्या होता है, पॉली का मतलब मैनी और मर का मतलब क्या होता है, पार्ट, तो जो बहुत ज़्यादा पार्ट से मिलके बना उसे पॉलीमर कहते हैं। सिमिलरली पॉली का मतलब यहाँ पे मैनी है, सैकेराइड का मतलब शुगर है, तो जो बहुत ज़्यादा शुगर से मिलके बना उसे क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे नहीं कहते, जैसे डाइसैकेराइड में मैंने 2 बोल दिया, तो ये क्या होगा, मोर देन 10 होता है, मोर देन 10 यूनिट्स होती हैं, इसमें 10 से ज़्यादा कितनी ही भी हो सकती हैं, 1000, 100, 200 कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हम ऐसे याद नहीं करते कि स्टार्च में इतनी यूनिट्स होती हैं, सेलुलोज में इतनी यूनिट्स होती हैं, उनकी कोई नंबर नहीं होता उनका, कितनी भी लॉन्गेस्ट चेन बना सकते हैं उनको, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है, मोर देन 10 यूनिट होंगी इसके अंदर। दूसरा पॉइंट है इसके बाद नॉन शुगर। नॉन शुगर्स का क्या मतलब होता है, इनका टेस्ट स्वीट नहीं होता, तो इसीलिए हम पॉलीसैकेराइड को नॉन शुगर्स कहते हैं, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद ये देखो एग्जाम्पल देखो, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च को फर्दर 2 में करते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, इन सब का स्ट्रक्चर आगे देख लेंगे हम। पॉलीसैकेराइड समझ में आया, मोनो, डाई या मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड, ये 3 क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। अब सबके एग्जाम्पल देखेंगे हम। सबसे पहले मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं पहले रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग देखेंगे। ठीक है, देखो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ ग्लूकोज का और एक लेती हूँ मैं सुक्रोज का। सुक्रोज 2 यूनिट से मिलके बनता है, पहली होती है ग्लूकोज, दूसरी होती है फ्रक्टोज। इसका स्ट्रक्चर हम आगे देख लेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज अकेला है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करी, तो इसका जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा वो फ्री होगा, किसी के साथ उसने बॉन्डिंग नहीं की है, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ना। क्योंकि क्या होता है जब हम आगे पढ़ते हैं ना, जो फैलिंग सॉल्यूशन और जो टॉलरेंस रिएजेंट होते हैं ये टेस्ट देते हैं एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, जिसमें भी एल्डिहाइड होगा उसके लिए ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो अगर इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये टेस्ट तो पॉजिटिव देगा। ठीक है, और जो टेस्ट पॉजिटिव देता है उसी को क्या कहते हैं हम, रिड्यूसिंग शुगर, मतलब वो रिड्यूस हुआ ना। ठीक है, देखो टॉलरेंस रिएजेंट में ना सिल्वर मिरर टेस्ट होता है। जब भी किसी एल्डिहाइड होगा, जैसे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, कैसे होता है ये देखो, ये O है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, इसके पास क्या है, एक H है एक OH है, तो ये क्या हो गया, CHO ग्रुप हो गया। ये क्या होता है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना। ठीक है, तो अगर किसी भी एल्डिहाइड में मैं टॉलरेंस रिएजेंट डाल देती हूँ ना, तो नीचे टेस्ट ट्यूब में डाला है ना, तो टेस्ट ट्यूब के नीचे एक सिल्वर मिरर बन जाता है। मिरर देखा है ना, उस जैसा सिल्वर कलर का सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होती है। अगर ये सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हो रही है मतलब जो भी कंपाउंड है वो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तभी हो सकता है ना जब ये फ्री हो। ठीक है, अगर ये बॉन्डिंग कर लेगा किसी के साथ तो फिर ये कैसे देगा टेस्ट, नहीं देगा ना, फिर एल्डिहाइड नहीं बचा ना, उसने क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली। तो जो भी सिंगल मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं टॉलरेंस और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, किसी को समझ में ना आया हो तो पूछो। खुशबू को नहीं आया ना, सारी चीज़ें आ गई। जो भी फैलिंग और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है वो रिड्यूसिंग है, जो नहीं कर सकता वो नॉन रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग का मतलब होता है उसके साथ रिएक्ट कर जाना, और रिएक्ट करेगा तभी सिल्वर मिरर बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। और जैसे हम पढ़ते हैं ना कि अगर एल्कोहल के लिए टेस्ट करना हो तो कौन सा, विक्टर मेयर टेस्ट करते हैं, ये सारे टेस्ट करते हैं ना, ऐसे ही एल्डिहाइड के लिए टेस्ट टॉलरेंस टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी ना कार्बोहाइड्रेट में कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए ये टॉलरेंस रिएजेंट देता है। ठीक है, जो डाइसैकेराइड होते हैं ये आपस में लिंकेज कर लेते हैं, तो इनके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ये रिड्यूस नहीं हो सकते। ठीक है, तो जितने भी मोनोसैकेराइड होंगे वो रिड्यूसिंग होंगे, बाकी सारे नॉन रिड्यूसिंग होंगे। ठीक है, इसीलिए हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो सुक्रोज को हमने नॉन रिड्यूसिंग बोला था, क्योंकि वो डाइसैकेराइड होता है। और जितने भी हमने मोनोसैकेराइड में एग्जांपल पढ़े थे ना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ये सारे क्या होंगे, रिड्यूसिंग होंगे। आया समझ में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग? अब किसी को डाउट है इसमें? उसके बाद देखो फर्स्ट मोनोसैकेराइड हम पढ़ते हैं, ये किसका एग्जांपल है, इसका क्या होगा, ये सैकेराइड है, शुगर है, स्वीट टेस्ट होगा ना इसका, ये तो थी जनरल बात। अब देखो जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये पेपर में वैसे आता नहीं है, पहले हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर था कि 6 कार्बन को इस तरह से हमने लिंक किया है, और जो ये वाली प्रोजेक्शन होती है ना इसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं हम। अब देखो अगर मुझे इसे साइक्लिक बनाना है, ये एसाइक्लिक है ना अभी के लिए तो, लेकिन हमारा ग्लूकोज तो साइक्लिक होता है, तो अगर इसे साइक्लिक बनाना है तो जो ये फर्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन होता है ना, और जो ये 5th कार्बन वाला हाइड्रोक्साइड है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है इस ग्रुप से और इस ग्रुप से। जैसे हम लिंकेज करते हैं ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, ऐसे ही इसके और इसके बीच में लिंकेज होएगी। ठीक है, तो कैसे होगी, देखो ये कार्बन है H,
OH, ये वाला फर्स्ट कार्बन है CHOH, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। हो गए 6 कार्बन। थर्ड पे क्या है, इस तरफ OH होता है, इस तरफ H, क्योंकि थर्ड पे चेंज होता है ना, ठीक है। फोर्थ पे HOH, फिफ्थ पे HOH और ये CH2OH, और ये हम चेंज करेंगे। तो जो ये फर्स्ट कार्बन है और फिफ्थ कार्बन है, इसके बीच में ऑक्सीजन शेयर होती है, और जो ये वाली ऑक्सीजन है यही यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में। इसीलिए जो लिंकेज होती है ना, ये फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में होती है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, साइक्लिक चेन की फॉर्मेशन हुई है। लिख लो। हो गया। अब अल्फा बीटा डिस्कस करें। फिशर प्रोजेक्शन से तुम्हें साइक्लिक प्रोजेक्शन बनानी आ गई ना, ठीक है। अब देखो, अब इससे हमारे पास दो स्ट्रक्चर आते हैं ग्लूकोज के। देखो ये दो स्ट्रक्चर हैं ग्लूकोज के। इसमें क्या होता है, बस डिफरेंस किसका होता है, ये फर्स्ट कार्बन है हमारा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। तो ये फर्स्ट कार्बन पे पोजीशन का चेंज होता है, ठीक है। जहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे पास H हो, नीचे OH हो, तो इसे कहते हैं हम अल्फा ग्लूकोज। और अगर ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो ये इसे कहते हैं हम बीटा ग्लूकोज। और हमेशा सिर्फ ग्लूकोज में ही नहीं, हम फ्रक्टोज या किसी की भी बात करते हैं तो हम फर्स्ट कार्बन देखते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है तो उसे बीटा पोजीशन कहेंगे, और अगर नीचे है तो अल्फा, ठीक है। अब इस फर्स्ट कार्बन को हम क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो ये जो अल्फा और बीटा ये आपस में क्या हो जाएंगे, एनोमर्स। जैसे आइसोमर्स होते हैं ना, कि अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और डिफरेंट स्ट्रक्चर हो तो उसे क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। ऐसे ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन फर्स्ट कार्बन पे अगर पोजीशन डिफरेंट है तो उसे क्या कहेंगे हम, एनोमर्स, ठीक है। फर्स्ट कार्बन को कहेंगे एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। और हमेशा फ्रक्टोज कराऊं चाहे गैलेक्टोज कराऊं, फर्स्ट कार्बन ही देखना है तुम्हें अल्फा बीटा के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं देखना, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज समझ में आया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया समझ में। ध्यान रखना ये वाली पोजीशन, आगे गैलेक्टोज में ये चेंज होगी, ऊपर H और नीचे, सिर्फ थर्ड पोजीशन ऐसी होगी जहाँ पे ऊपर OH और नीचे H, बाकी सब सेम चलेगा, HOH, ठीक है। और अल्फा बीटा में फर्स्ट वाला। ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए ना अच्छे से। देखो नेक्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर देखो फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज में ये कौन सी चेन होती है, 5 मेंबर्ड है ना, ये ग्लूकोज को इंक्लूड करके 4 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है, 5 मेंबर है ना इसके अंदर, तो 5 मेंबर्ड रिंग है। ये इस तरह की है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्यूरान। और जो ऑक्सीजन में प्रेजेंट थी इसे कहते हैं हम पायरान, इसीलिए उसे ग्लूकोपाइरेनोज कह देते हैं, इसे फ्रक्टोफ्यूरेनोज कह देते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूरान रिंग होती है उसमें पायरान रिंग होती है, ठीक है। तो दूसरा नाम क्या हो सकता है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है। अब देखो सिमिलरली इसमें क्या होंगे, जैसे उसमें 5-6 मेंबर थी, इसमें 5 मेंबर रिंग है। अब जो ग्रुप्स अटैच होंगे इसमें वही चलेगा। ये हमारा क्या है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, 6 कार्बन इसमें भी होंगे, ठीक है। हमें पता है थर्ड पोजीशन पे ऊपर OH और नीचे H होता है, वो इसमें भी होगा, कोई अलग बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होगा, उसके एक तो रिंग का डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, 2 CH2OH ग्रुप में उसमें एक ही होता है, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन होगी, ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, तो कौन सी पोजीशन होगी, बीटा, क्योंकि ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या होगी, बीटा पोजीशन। अगर वो नीचे होगा तो कौन सी पोजीशन होगी, अल्फा, ये होगी बीटा,
ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज में नहीं, हर मॉलिक्यूल में हम ऐसे ही देखेंगे, सिर्फ इसको ही देखेंगे, इस कार्बन को ही। ठीक है, समझ में आ गया ये बीटा डी और ये अल्फा डी। उसमें सुक्रोज में कौन सा यूज़ करते हैं हम, बीटा वाला करते हैं ना, इसी स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, आगे इसी को इन्वर्ट करेंगे हम सुक्रोज में। ठीक है, चलें आगे, फ्रक्टोज का समझ में आ गया ना। गैलेक्टोज देखो, ये हमने ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रखा है। कौन से टाइप का ग्लूकोज है ये गैलेक्टोज है। कौन सा ग्लूकोज है, बीटा है ना, क्योंकि ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस कार्बन पे, तो ये कौन सा है, बीटा ग्लूकोज है। अब देखो गैलेक्टोज में क्या है, ये भी कौन से वाला है, ऊपर OH है ना, तो ये बीटा गैलेक्टोज होगा। डिफरेंस क्या है, फोर्थ कार्बन देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। बस यही डिफरेंस होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, अल्फा बीटा के लिए हम फर्स्ट कार्बन देख लेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ गया गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में डिफरेंस। चौकसी, अब ध्यान से देख लो इसको, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को। ठीक है, चले आगे। ये गैलेक्टोज है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मैंने कंपेयर करके बताया है तुम्हें कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। ठीक है, ले रखे हैं ये हमने बीटा बीटा ही। अल्फा करने होंगे तो मैं यहाँ पे H कर देती हूँ, यहाँ पे OH, तो ये अल्फा बन जाएगा, ये अल्फा है। ठीक है, यही डिफरेंस है बस अल्फा बीटा में। समझ में आ गया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस। तुम्हारे ये मोनोसैकेराइड हुए, अच्छे से समझ में आ गए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों समझ में आ गए। सुक्रोज देखते हैं अब हम। एक मिनट, क्या हो गया, देखो सुक्रोज में हमारे पास क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ये इसकी क्या है, मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगी। ठीक है, डाइसैकेराइड में क्या मतलब क्या होता है, दो मोनोसैकेराइड से मिलके जो बने उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। दूसरा इसको ओलिगोसैकेराइड भी कह सकते हैं। तीसरा ये बताओ मुझे, ये रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग होगा। अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज। अब अल्फा ग्लूकोज को हम बना सकते हैं, सिंपल बनेगा। फर्स्ट पोजीशन पे ऊपर हमारे पास H होगा, नीचे OH होगा। ये क्या है, हमारा अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज का तुम्हें लग रहा होगा अल्फा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसे बनता है, ये हमारा था स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का। यहाँ पे क्या है, अगर बीटा होगा तो ये होगा। यहाँ पे क्या होता है, OH H, यहाँ पे क्या होता है HOH, यहाँ पे क्या होता है CH2OH H। ये मेरा बीटा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, मतलब तुम्हारा भी। ठीक है, देखो ध्यान से देखो इसको। अब मैं क्या करती हूँ, इसको इस तरह से कर देती हूँ। ये मैंने मान लो इसकी मिरर इमेज बना रही हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाई, तो जो नीचे वाले ग्रुप्स हैं ना वो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले ग्रुप्स नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 180 डिग्री रोटेट कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो ये ऐसी ही चीज़ है। ये फर्स्ट है, यहाँ पे, यहाँ से शुरू होगा, तो ये यहाँ पे नीचे क्या है CH2OH, ये ऊपर चला जाएगा। ये वाला OH है, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला कार्बन देखते हैं हम। यहाँ पे क्या, नीचे हाइड्रोजन है तो ऊपर हाइड्रोजन होगा, ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री रोटेशन कर दी हर मॉलिक्यूल की हमने। ठीक है, इसे फ्लिप करके 180 डिग्री रोटेट कर दिया। आ गया समझ में। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला है, नीचे क्या है OH, तो यहाँ पे ऊपर होगा, और ये CH2OH को भी इसी तरह से कर देंगे। ठीक है, ये हमने सिर्फ इसको बॉन्डिंग करने के लिए बनाया है। ठीक है, बॉन्डिंग पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है ना, बॉन्डिंग कैसे करेंगे, हमें तो हाइड्रोक्साइड चाहिए ना बॉन्डिंग बनाने के लिए, इसीलिए इसे इन्वर्ट किया है हमने। ठीक है, इसीलिए सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं ना हम। ठीक है, क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है ना, देखो इसके पीछे का रीज़न बता देती हूँ मैं तुम्हें। जो ग्लूकोज होता है, देखो सुक्रोज दो चीज़ों से मिलके बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज होता है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और जो फ्रक्टोज होता है ना वो लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ओवरऑल जो सुक्रोज होगा ना वो लीवो होता है,
क्योंकि ये जो इसकी जो लीवो रोटेशन होती है ना वो प्लस माइनस 92 डिग्री के आसपास होती है, बहुत ज़्यादा होती है और ग्लूकोज की कम होती है, तो ये इसको भी लीवो रोटेटरी बना देता है, ठीक है। इसीलिए इन्वर्जन हो जाता है यहाँ पे रोटेशन का, इसीलिए जो सुक्रोज है ना उसे हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आया ये ऐसे क्यों बनाया है बीटा ग्लूकोज, ठीक है, बॉन्डिंग करने के लिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि वैसे बनेगा नहीं इसके अंदर क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है। सीधा अल्फा ग्लूकोज बनाना, बीटा फ्रक्टोज बनाना, उसे इन्वर्ट कर देना, बन जाएगा सुक्रोज का स्ट्रक्चर। आ गया, चले आगे। देखो माल्टोज, माल्टोज में यहाँ पे क्या है, कौन से वाले हैं, ये वाला कौन सा है, बीटा है। तो जो साक्षी ने बोला था ना वो गलत था क्वेश्चंस में, ठीक है। अल्फा और बीटा के बीच में लिंकेज होती है, इसे फर्दर आगे बॉन्डिंग की तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दो ही होते हैं, इसमें इससे ज़्यादा तो होते नहीं है, तो हमें इन दोनों की बॉन्डिंग करनी है, आगे मतलब नहीं, आगे बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि डाइसैकेराइड है, दो ही शुगर होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, इन दोनों के बीच में जब बॉन्डिंग होगी, ये कौन सी है, ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। खुशबू समझ नहीं आया क्या, ये लिंकेज करके दिखा देती हूँ, चलो तुम्हें, रुको। ये अल्फा है तो यहाँ पे HOH होगा, ये बीटा है तो यहाँ पे OHH होगा, सेकंड पोजीशन पे HOH रहता है, थर्ड पे रिवर्स हो जाता है। ये सिंपल ग्लूकोज है तो HOH रहेगा, ये CH2OH, यहाँ पे भी क्या होगा CH2OH, यहाँ पे क्या होगा HOH, थर्ड पोजीशन पे OHH और यहाँ पे HOH, ये होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, और रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो बॉन्डिंग रह गई वो इस तरह से रह गई, सिर्फ बीच में क्या बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, ऊपर हाइड्रोजन बच गया, ये, और ये फोर्थ और फर्स्ट के बीच में है, इसीलिए इसे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। समझ में आया लिंकिंग करना, अब हो गया क्लियर नेहा? चले आगे, कैसा होगा ये, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। स्वीटिंग टेस्ट होगा ना, तो क्या कहेंगे हम इसे, शुगर्स, ठीक है। चलिए आगे, लैक्टोज, इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में मैंने क्या बताया था कि फोर्थ पोजीशन पे ऊपर OH होता है और नीचे H होता है, तो उसे हम गैलेक्टोज बोल देते हैं, और ये है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। अब ये किस टाइप का गैलेक्टोज है, ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ना, ठीक है, तो ये कैसा गैलेक्टोज है, बीटा गैलेक्टोज है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें अल्फा दिख रहा है ना ये, ठीक है, लेकिन देखो बहुत सारी जगह पे है ना अल्फा दे रखा है, ठीक है, और बहुत सारी जगह पे बीटा ग्लूकोज दे रखा है, लेकिन हम वो मानेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और जो आंसर की के अकॉर्डिंग ठीक है, ठीक है। तो आंसर की में जो प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन था ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बीटा ग्लूकोज लिखते हैं, और जो गूगल है ना, रुक जाओ, ये देखो अल्फा ही है, ये गूगल से ही लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बीटा होना चाहिए, है। देखो नीट के अकॉर्डिंग जो नीट के आंसर के ना उसे ही सही मानते हैं, नहीं देंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे, उन सब में है ना ये बीटा ही दे रखा है, ये है तो अल्फा, लेकिन वहाँ पे ना ये ऐसे दे रखा है, वहाँ पे वो स्ट्रक्चर ही ये दे रखा है, तो ये बीटा है, हाँ, लेकिन कहीं कहीं पे ना ये अल्फा फॉर्म में दे रखा है, कहीं कहीं पे ये बीटा फॉर्म में दे रखा है, तो हम बीटा ही मान के चलते हैं, पेपर में आए तो तुम बीटा ही करके आना, ठीक है, मेरे भरोसे कराना, ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसे दे रखा हो ना बना के तो तुम अल्फा ही लिखोगे, अगर तुम्हें वहाँ पे सिर्फ लैक्टोज लिखा दिखे ना तो तुम उसकी मोनोमर यूनिट बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज यही बोलोगे, ठीक
ठीक है। अगर स्ट्रक्चर ही बना के देते हैं तो तुम जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता देना, ठीक है। स्ट्रक्चर ना बनाए तो इसके अकॉर्डिंग बना देना। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिन पे ऐसे चलती है कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो हम आंसर की कोई फॉलो करते हैं जो उन्होंने दी है। ऐसा नहीं होता, फिर वो जो लगा देंगे ना वो मानना पड़ता है, हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बार होता है ऐसा, हर पेपर में होता है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस वो तुम्हें स्ट्रक्चर बना के ना दें, उसके अलावा तुम्हें हर जगह यही लेना है, बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज, ठीक है। मैंने पहले तुम्हें ये बीटा ही करवाया था ना, लेकिन हाँ शुरुआत में बीटा कराया था, फिर कई जगह पे अल्फ़ा बता रखा था, मैंने नोट्स में बीटा बना रखा, फिर आज मैंने देखा है ना क्वेश्चंस में, तो उसके अकॉर्डिंग यही है। अब देख लो ये फाइनल है, इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। स्ट्रक्चर दे तो उसके अकॉर्डिंग बता देना, अगर स्ट्रक्चर ना दें तो ये बता देना, दोनों बीटा होंगे, ठीक है। देखो ये यहाँ पे चेंज कर लेना, ये OH है और ये H है, ये नहीं आएगा, ये बीटा आएगा, बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज। इसमें क्या होगा, ये ना लिंकेज अलग है, इसको बना के दिखा देती हूँ। ये OH होगा, नीचे H होगा और यहाँ पे क्या होगा H, ये तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोक्सिल और ये वाला हाइड्रोजन दोनों क्या मिलके निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। अब अगर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया तो क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ एक ऑक्सीजन बच गया। इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, यहाँ से हमने हाइड्रोक्सिल निकाल दिया, सिर्फ ये ऑक्सीजन बचा है, ठीक है। तो ये क्या होती है, बीटा लिंकेज होती है, जैसे सेलुलोज में होती है ना बीटा लिंकेज, ऐसे ये क्या होगी, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर वो कार्बन पूछ ले तो ये क्या है, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वैसे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तुम्हें 1,4 दे रखा है तो उसे सही मान लेना, ठीक है। अगर कार्बन की पोजीशन भी मेंशन कर रखी है तो समझ में आया। लैक्टोज, इसे क्या कहते हैं हम, मिल्क शुगर, ये तो रह ही गया। और कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग, और स्वीट टेस्ट का होता है, ये भी लिख लो, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, शुगर। हो गया, लैक्टोज में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। चलें आगे, काजल समझ में आया ये। स्टार्च क्या है हमारा, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, नॉन शुगर। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होते हैं, हमारे पास दो होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, दो फॉर्म होती हैं स्टार्च की, ठीक है। अमाइलोज कैसा होगा, सोल्यूबल होगा वाटर में, और अमाइलोपेक्टिन इनसोल्यूबल होता है वाटर में। इसमें स्टार्च परसेंट 15 to 20 होता है, इसमें 80 to 85 भी दिया मिलेगा, और 80, कोई भी ऑप्शन तुम्हें दिखे उसे ही ठीक कर देना, ठीक है। उसके बाद ये कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, और ये अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। ये तो है इसका मेजर डिफरेंस अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कैसा है, अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है। तो सबसे पहले हम अमाइलोज का ही स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो। हाँ कोई नहीं, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे, क्या जाता है, याद हो जाएगा तुम्हें, कोई नहीं। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, इसमें देखो अमाइलोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, और ये नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तभी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी है। यहाँ पे भी क्या होगा, HOH, HOH, ये है। ये किसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तुम्हें, ग्लूकोज का। कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है। तो जब अल्फा ग्लूकोज आपस में एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं अमाइलोज,
ठीक है, लिंकेज कैसी होती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये लिंकेज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, अब तक तो तुम्हें आ गई होगी बनानी है। ठीक है, अब देखो इसमें ये तो है अमाइलो, सिंपल एक लॉन्ग चेन चलती है, इसके ना n यूनिट्स हो सकती हैं, कितनी भी लंबी चल सकती है ये। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज ही कंबाइन होंगे। ठीक है, उसके बाद अमाइलो पैक्टिन में देखो ये एक अमाइलोज की चेन होगी हमारे पास, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे भी क्या होंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये दो अमाइलोज की चेन है, इनको आपस में लिंकिंग कर देंगे हम। इसकी किससे करेंगे, ये हमारा कौन सा है, 6th कार्बन है, ये हमारा 1st कार्बन है, तो 1st और 6th के बीच में लिंकिंग होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे CH2OH होता है, यहाँ पे H और OH होता है, तो इसका हाइड्रोक्सिल और इसका हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, CH2O बचेगा ना, ये वाला CH2O। ठीक है, तो ये कौन सी लिंकिंग होगी, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि सारे अल्फा है हमारे पास, तो ये कौन सी होगी, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आ गया समझ में, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, यहाँ पे अल्फा 1,4 होगी, यहाँ पे अल्फा 1,6 होगी। जब दो लिंकेज प्रेजेंट हो तो अमाइलोपेक्टिन, एक लिंकिंग प्रेजेंट हो तो अमाइलोज। ठीक है, चलो आगे चलें। सेलुलोज, सेलुलोज में क्या होता है, ये कौन सा है हमारे पास, OH H H OH, ये कौन सा है, बीटा है, बीटा ग्लूकोज, ये भी कैसा होगा, बीटा ग्लूकोज। ये लिंकिंग हम करके आए हैं ना पहले, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसमें ऐसी लिंकेज की थी ना, तो ये कौन सी होगी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, हमने एक बीटा ग्लूकोज लिया और दूसरा बीटा ग्लूकोज लिया, उन दोनों के बीच में हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दी। जो यहाँ पे OH था और यहाँ पे H था, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएंगे, सिर्फ एक ऑक्सीजन बचेगा। ठीक है, हो गया, बीटा ग्लूकोज से सेलुलोज बनता है, पॉलीसैकेराइड होगा और नॉन शुगर होगा, नॉट स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, इसके बाद वो रहता है ना एक, हमने पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन भी लिखा देखा था ना, तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर हम नहीं देखते, उसका अमाइलोपेक्टिन जैसा स्ट्रक्चर होता है, लिख लो इस बात को। जो स्टार्च में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, उसी जैसा होता है ग्लाइकोजन का। तो सारे पॉलीसैकेराइड डिस्कस कर लिए हमने, यही पढ़े थे ना, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, यही 3 एग्जाम्पल थे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है, अब हम देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन होते हैं भाई, नेचुरली अकरिंग होते हैं, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिसमें अमीनो एसिड हो और बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। और ये क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं। ठीक है, हमारे खाने में नेचुरली प्रोटीन मिलता है ना, कभी भी हमने प्रोटीन का कोई टैबलेट ली है, प्रोटीन की कोई टैबलेट ली है, नहीं लेते ना हम नॉर्मली, क्योंकि हमारी डाइट से वो सेटिस्फाई हो जाती है उतनी रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की। हम क्या लेते हैं जनरली, वाइटामिन की देखी होंगी, विटामिन B12, विटामिन D, इनकी मिलती हैं, क्योंकि ये हमारी डाइट से कंप्लीट नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये नेचुरली अकरिंग होता है, जो भी प्लांट बेस्ड सब्सटेंस हम खाते हैं उनमें ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जो भी जिम में जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि उनको अब एक्स्ट्रा मसल ग्रोथ भी करनी होती है। ठीक है, जितनी नॉर्मल बॉडी के लिए चाहिए वो नॉर्मल डाइट से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्लूड मैनी असेंशियल बायोलॉजिकल कंपाउंड, जैसे कि एंजाइम्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गई। एंटीबॉडीज़ जो किसी भी डिजीज़ के खिलाफ हमारी बॉडी खुद बना लेती है, वो होंगी एंटीबॉडीज़, उनमें भी क्या होता है, प्रोटीन। जो भी हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, या जितने भी हॉर्मोन्स हैं जो सिग्नल्स लेके जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या होंगे, उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन से मिलके बनते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, उन सब में एंजाइम्स का यूज़ होगा। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होती है ना, एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? एंजाइम नहीं करते, बताओ भाई डिफरेंस बताओ मुझे।
देखो दोनों का काम होता है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना, लेकिन जो लिविंग बींग्स में होते हैं ना, लिविंग बींग में जो कैटलिस्ट होते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं हम, ठीक है। कैटलिस्ट जनरली मेटल की रिएक्शंस में भी देखे हैं ना हमने, ऑर्गेनिक में कितने एंजाइम वो कैटलिस्ट देखते हैं, वहाँ पे हम एंजाइम वर्ड का यूज़ नहीं करते ना, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जितना भी डाइजेशन होता है उन सब में एंजाइम वर्ड यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट ही नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो लिविंग बॉडी में हम एंजाइम वर्ड यूज़ करते हैं और बाहर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एंजाइम लिखा हुआ है। ये किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से, ठीक है। अब देखो ये सिंपल किसका स्ट्रक्चर है? अमीनो एसिड का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे क्या होगा ये, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कर दूँ मैं इसकी, तो क्या होगा यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ा है मैंने, तो और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना जिनसे मिलके ये बॉन्ड बना है, अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने ऑक्सीजन को दे दिए, ठीक है। जो भी मैं ये होता है ना, ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होती है, और अगर ऐसा करूँ तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। होमोलाइटिक से क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है, और इससे कैटायन और एनायन बनते हैं। जिस पे जाएगा वहाँ पे एनायन बनेगा, जहाँ से गया है वहाँ पे कैटायन बनेगा। तो मैंने कहाँ पे भेजा इस इलेक्ट्रॉन को? ऑक्सीजन पे भेजा है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और जो दूसरा रह गया वहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होते हैं, 3 बॉन्ड बनाता है। हमने डिस्कस किया था ना पीरियोडिसिटी में कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। वो 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया, 1 कार्बन के साथ बनाया, और इसके पास 1 लोन पेयर रह गई। अब लोन पेयर की टेंडेंसी है ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसको देगा? पॉजिटिव चीज़ को देगा, हाइड्रोजन को देगा, और इसे अपने पास बुला लेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये वाला स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? कार्बन हाइड्रोजन R ग्रुप, ये क्या बन जाएगा? COO नेगेटिव। यहाँ पे क्या बन जाएगा? NH2 था, यहाँ पे क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव। इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी थे, एक ये यहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो इसके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? ज्विटर आयन, ठीक है। क्योंकि इसका नेचर कैसा है? एम्फोटेरिक बिहेवियर है ना, मतलब ये एसिडिक भी है और बेसिक दोनों एट द सेम टाइम है, ठीक है। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज हो सिर्फ तो ये क्या होगा? एसिडिक। अगर इसके पास सिर्फ पॉजिटिव हो तो क्या होगा? बेसिक। अगर दोनों हो तो क्या होगा? एम्फोटेरिक। तो ज्विटर आयन का नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक, ठीक है। और जो अमीनो एसिड होते हैं, अब इसे पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे मैं 2 बता सकती हूँ ना, कैसे? एसिडिक और बेसिक। क्वेश्चन आता है ना ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक अमीनो एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ क्या रह जाए? HRCOO नेगेटिव और NH2, ये कैसा होगा? एसिडिक। और जिसमें क्या हो जाए? NH3 पॉजिटिव, ये कैसा होगा? बेसिक। जिसमें पॉजिटिव हो वो बेसिक, जिसमें नेगेटिव हो वो एसिडिक। तो ये 2 क्लासिफिकेशन होती है अमीनो एसिड की। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट में देखेंगे। ये समझ में आ गया? प्रोटीन क्या होते हैं, किससे मिलके बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड हम आगे देखेंगे कैसे बनते हैं, ठीक है। देखो ये 20 अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। 20 अमीनो एसिड होते हैं टोटल। अमीनो एसिड अब 2 तरह के होते हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल क्या होते हैं? बताओ मुझे। हाँ, असेंशियल का क्या मतलब है? जो ज़रूरी है। ज़रूरी कोई चीज़ तभी होती है जो हमारे पास ना हो, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो, बन पाते, अपने आप नहीं आ पाते, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? असेंशियल। नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। और नॉन असेंशियल क्या होंगे? सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। सिंथेसाइज वर्ड यूज़ किया ना मैंने यहाँ पे, सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। तो ये बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो भी हम खाना खाते हैं ना उनसे। अब जो खाना खाया वो ग्लूकोज तो नहीं खाया ना, ग्लूकोज तो बनी है ना बाद में, ऐसे ही अमीनो एसिड बाद में बनते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के होते हैं। तो जहाँ पे भी तुम्हें ये ए वर्ड लिखा दिख रहा है ना, ये असेंशियल वाले हैं। तो हमारे पास 6 असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 11 नॉन असेंशियल होते हैं,
ठीक है, तो मैक्सिमम हमारी बॉडी बना लेती है और कुछ हमें बाहर से चाहिए होता है। 1 मिनट, नो सॉरी, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड और 11 नॉन एसेंशियल, तो टोटल हो गए ना 20। ठीक है, और ये ग्रुप तुम्हें दिए हुए ना, ये आर ग्रुप है जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ना यहाँ पे, ये वाला CHR COOH और ये NH2, ये वाला यहाँ पे जो आर ग्रुप है ना वो इनसे रिप्लेस कर देंगे। अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। ठीक है, अगर मैं CH3 लगा देती हूँ तो क्या बनेगा, एलेनिन। वेलाइन बनेगा जब हम ये वाला ग्रुप लगा देंगे, आइसो ग्रुप, आइसोप्रोपाइल है ना ये, आइसो ग्रुप लगा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आर ग्रुप की जगह पे चेंज करना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे तुम्हें कहीं पे भी सल्फर मैग्नीशियम, सल्फर तो मिल जाएगा, मैग्नीशियम नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन था ना वहाँ पे मैग्नीशियम तुम बोल देते सी ऑप्शन, तो वो नहीं है। ठीक है, तो जनरल यही मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यही इन्हीं से मिलके बनते हैं। समझ में आया, अमीनो एसिड समझ में आए क्या क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव वो एसिडिक या बेसिक होंगे, या फिर असेंशियल और नॉन असेंशियल होंगे, यही 4 कैटेगरीज होती हैं अमीनो एसिड की। ठीक है, आ गया समझ में खुशबू? इसको याद कर लेना भाई, इस टेबल को भेज दूंगी मैं ग्रुप में, इसको याद कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इनसे, एटलीस्ट थोड़े बहुत तो कर लेना जो इजी दिखते हो तुम्हें। ठीक है, देखो जो ये एस्पार्टिक एसिड है ना, ये तो नाम से ही एसिड पता चल रहा है, तो अगर ये पूछे ना एस्पार्टिक एसिड इज एसिडिक और बेसिक, तो एसिड ही बताना, इसको एसिडिक ही होता है ये। ठीक है, हाँ। इसके बाद ये देखो पेप्टाइड लिंकेज, जैसे उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है कार्बोहाइड्रेट में, ऐसे ही प्रोटीन्स में क्या होती है, पेप्टाइड लिंकेज। जैसे उसमें शुगर के बीच में होती है, ऐसे यहाँ पे किसके बीच में होगी, अमीनो एसिड के बीच में। तो प्रोटीन में क्या होगा, एक अमीनो एसिड यहाँ पे लेंगे हम, दूसरा अमीनो एसिड, और इन दोनों के बीच में जो लिंकेज होगी उसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, देखो ये वाला अमीनो एसिड, दोनों क्या लिए हैं हमने यहाँ पे, नाम क्या है इनका, ध्यान से देखो, दोनों ग्लाइसिन है ना। ठीक है, अब इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो H ले लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा H, कौन सा होगा ये, एलेनिन। ये क्या है, ग्लाइसिन, ये है एलेनिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका हाइड्रोक्सिल और इसका हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, रिलीज हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O और NH, ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे अब। ठीक है, तो बॉन्डिंग कैसे होगी, वो फर्दर किसी, चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं, बाद में देखेंगे। ये क्या है, ग्लाइसिन और एलेनिन के बीच में ये जो है, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर पेप्टाइड लिंकेज भी बोल सकते हैं इसे। समझ में आ गया, प्रोटीन कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं, कैसा नेचर होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कैसा होगा। ठीक है, आ गया समझ में प्रोटीन का स्ट्रक्चर। आगे देखो, इसकी क्लासिफिकेशन रहती है ना, लिख लिया, चले आगे। क्लासिफिकेशन देखो, 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, पहला कौन सा होता है, फाइब्रस, दूसरा होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जब क्या होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल रन करती है, और इनके बीच में क्या होते हैं, या तो वो किससे जुड़े हों, हाइड्रोजन बॉन्ड से, या फिर किससे जुड़े हो, डाइसल्फाइड लिंकेज से। तो इनको क्या कहते हैं हम, फाइब्रस प्रोटीन। जब 2 पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल रन करें और वो आपस में जुड़ी हो बॉन्ड से। ठीक है, तो कैसा होगा, फाइब्रस प्रोटीन। देखो, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड याद रखना कैसा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड का मतलब कैसा होता है, ऐसी लिंकेज होती है, जो यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे उनके बीच में 2 सल्फर है, इसे कहते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है,
उसके बाद देखो जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड क्या बोल रही हूँ, जिसमें मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं, वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है ना, उसको कह देंगे। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जब कॉइल हो जाती है आपस में, बिल्कुल वो पैरेलल रन नहीं कर रही, वो एक दूसरे के साथ कॉइल होगी, तो वो क्या स्ट्रक्चर बना रही है, ग्लोबुलर। ठीक है, ग्लोबुलर का एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन, इसका क्या है, मायोसिन और कैरेटिन। ये मसल्स में प्रेजेंट होता है, ये हेयर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो ह्यूमन बॉडी में होता है इंसुलिन तो, ठीक है, एल्ब्यूमिन एग्स में होता है। ठीक है, अब जो ग्लोब्यूलर है उसे फर्दर किस में करते हैं हम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। सेकेंडरी को फर्दर किस में करते हैं हम, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, बस कॉइलिंग का डिफरेंस होता है। इसमें सिंपल कॉइलिंग है, इसमें थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है, इसमें ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा। ठीक है, बस कॉइलिंग इंक्रीज होती चली जाती है, होते ग्लोब्यूलर ही है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक टॉपिक रहता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन्स के अंदर जो पेप्टाइड लिंकेज है वो ब्रेक हो जाती है कहीं कहीं से, तो उसको क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कि, और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। क्या होता है, इनसे पेप्टाइड लिंकेज ब्रेक हो जाती है। एग्जाम्पल एग एंड कर्ड। अब देखो जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, हमने ग्लोबुलर 4 पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। इसका इफेक्ट डीनेचुरेशन का किस किस पे होगा और किस पे नहीं होगा, बताओ। और देखो अगर डीनेचुरेशन की बात करें तो सेकेंडरी और टर्शरी पे होगा, प्राइमरी इंटैक्ट रहता है। ठीक है, प्राइमरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉइलिंग होती नहीं है प्राइमरी में कि ब्रेक डाउन होने से कोई अफेक्ट हो। ठीक है, तो डीनेचुरेशन का इफेक्ट प्राइमरी पे नहीं होता, किस पे होता है, सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी पे। अगर डीनेचुरेशन करे तो उसमें सिर्फ सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट मेंशन कर लेना, लिख लो चाहे। डीनेचुरेशन हैज़ इट्स इफेक्ट ओनली ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। इनको नहीं लिखवाया, तभी तो लिखवा रही हूँ ना इनको, ये अभी आए हैं ना। ठीक है, हो गया। अरे मतलब ये मैंने पहले थोड़ी ना बताया था, ये तो अभी बताया ना। ग्लोबुलर प्रोटीन पे किस पे इफेक्ट होता है, ये बात नहीं लिखवाई थी सुषमा मैंने। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट हमारा जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है लिविंग बॉडी के अंदर, वो होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का क्या काम होता है, न्यूक्लिक एसिड आर द लार्ज बायोमोलिक्यूल्स दैट प्ले असेंशियल रोल इन द सेल एंड वायरसेस। जो भी हमारी ह्यूमन सेल्स होती हैं, प्लांट सेल होती हैं, उनमें होता है ना ये न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, इसमें 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, डीएनए और आरएनए, वो हम आगे उसके डिफरेंस देख लेंगे। अ मेजर फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व द स्टोरेज, स्टोर करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जीनोमिक इंफॉर्मेशन। जो हम अपने एंसेस्टर से जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वो फर्दर हमारी जनरेशन में एक्सप्रेस होती है, हमारी बॉडी में स्टोर होती है, फिर आगे फर्दर एक्सप्रेस होती है। तो स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीनोमिक, इस किसकी वजह से होता है, न्यूक्लिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद देखो डीएनए और आरएनए। पहले हम डीएनए और आरएनए में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला तो शुगर का ही है, इसमें क्या होता है 2-डीऑक्सीराइबोज। इसमें कैसा होता है राइबोज, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल में होते हैं ना दोनों, सेल का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट होगा जहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। पूरा ही लिख देती हूँ।
प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। डीएनए रेप्लिकेट हो सकता है, आरएनए रेप्लिकेट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। और ये कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। इसका डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रे। डीएनए आरएनए में समझ में आया? ठीक है, अब इनमें से कौन सा डीऑक्सीराइबोस होगा? ये। और ये सेकंड पोजीशन पे होता है ना, इसीलिए इसको 2-डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। और ये कैसा होगा? राइबोस। ठीक है, ये रिंग कैसी होगी इसमें? फ्यूरान, क्योंकि ये इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, आगे ये क्या होते हैं? डीएनए में शुगर जो प्रेजेंट होते हैं वो हैं ये 2-डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। ये शुगर है डीएनए और आरएनए की। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस। अब अच्छे से दिख रहे हैं ना ये तुम्हें? ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे पास ये प्यूरिन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और गुएनिन। और 3 हमारे पास पिरिमिडिन होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल रिंग होती है इनमें और इनमें डबल रिंग होती है। ये डिफरेंस होता है प्यूरिन्स में और पिरिमिडिन्स में। ये क्या है? हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। ठीक है, जो डीएनए होता है उसमें लिंकेज कैसी होती है? शुगर, फॉस्फेट, इस तरह से होती है। शुगर पे फर्दर क्या अटैच होता है? यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस होता है। ठीक है, ऐसे ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, इधर भी एक स्ट्रैंड होगा। शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, इस तरह से होगा। शुगर पे यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस होता है। अब ये नाइट्रोजिनस बेस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है? कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये किस में होते हैं? डीएनए में होते हैं। और एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन और यूरेसिल किस में होता है? आरएनए में होता है। ये आपस में लिंकिंग करते हैं। मान लो यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे गुएनिन है, तो 3 बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे मान लो 1 मिनट, एडेनिन और थाइमिन में बनेगा बॉन्ड, और गुएनिन और साइटोसिन में डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन में, गुएनिन और साइटोसिन में, यहाँ पे साइटोसिन और गुएनिन मान लो। इस तरह से क्या होता है? ये 2 चेन बनती हैं डीएनए की। और ये जो होता है शुगर और फॉस्फेट के बीच में ये बॉन्ड बनाने से क्या कहते हैं हम? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो यहाँ पे है इसे कहते हैं, जैसे ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक होता है, प्रोटीन्स में पेप्टाइड होता है, ऐसे डीएनए में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझ में आया डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ठीक है, अगर ये शुगर का 3 प्राइम होगा तो ये नीचे 5 प्राइम होगा। ठीक है, और ये 5 प्राइम होगा तो ये 3 प्राइम। अब ये आपस में कोइलिंग कर लेता है, डबल स्ट्रैंडेड जब बनता है। ठीक है, कोइल करके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेगा। ये मैंने सिंप्लीफाई करके बताया तुमको। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस कैसे बॉन्डिंग करते हैं आपस में, हो गया। ठीक है, अब क्या रह गया? ये स्ट्रक्चर देख लेना भाई, याद कर लेना। मैं ये नहीं कहूँगी क्वेश्चन नहीं आता है इनसे क्वेश्चन। आइडेंटिफाई करना विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ऑफ गुएनिन या साइटोसिन या यूरेसिल। ये स्ट्रक्चर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, याद कर लेना इनको। ठीक है, ये रहता है अब हमारा। ठीक है, ये देखो, ये हमारा क्या है? शुगर है। ये हमारा नाइट्रोजिनस बेस है। ठीक है, अब जो ये इतना स्ट्रक्चर है ये क्या होता है? बताना भाई जिनको आता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? शुगर और बेस वाले को
न्यूक्लियोसाइड। और जब इसके साथ ये फॉस्फेट भी आ जाए तो अब इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर एक फॉस्फेट है तो न्यूक्लियोसाइड, एक मिनट, न्यूक्लियोसाइड, डाइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड, अच्छा ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड तो इतना, उसके बाद मोनोफॉस्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लियोसाइड और मोनोफॉस्फेट मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। समझ में आया? ठीक है, ये इतना न्यूक्लियोसाइड, ये फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, वही ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया ये? ठीक है, अब अगर ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहा था ऐसे, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इधर भी शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, एडेनिन, थाइमिन, गुएनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुएनिन। ठीक है, ये इतना है यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो इतना स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और ये पूरा जो होता है हमारे पास, ये वाला, ये होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मेन बात ये है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को इंक्लूड करके न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। ठीक है, हो गया। लास्ट देखो, ये वही डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तुम्हें 3D में दिखा रखा है कैसे बनता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ना जो हमने बनाए थे, ये क्या है यहाँ पे, एडेनिन, ये थाइमिन, ये गुएनिन, ये साइटोसिन। और ये कोई सीक्वेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, 2 बार गुएनिन एक साथ आ सकता है, 2 बार साइटोसिन एक साथ आ सकते हैं। बस हमें पता है गुएनिन की बॉन्डिंग हमेशा साइटोसिन के साथ होगी, साइटोसिन की गुएनिन के साथ होगी, और ये किस ऑर्डर में आ रहे हैं वो सबका अलग होता है। इसीलिए हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, क्योंकि बस यही बॉन्डिंग सबकी अलग होती है। मान लो 2 गुएनिन एक साथ आ जाए, 3 एक साथ आ जाए, तो ये सब में अलग होता है। वो कहते हैं सबके फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो इस दुनिया में सबके अलग होते हैं। इवन अगर जो 2 ट्विंस हैं उनके भी अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जीनोमिक मटेरियल है, ये सबका अलग होता है, भले ही वो फिजिकली आइडेंटिकल हो बेशक से, लेकिन वो जीनोमिकली अलग होंगे दोनों। ठीक है, अब बताओ किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में? तो हो गया सबका? बताना मुझे क्या, कौन सा बॉन्ड होता है इसमें डीएनए में? ठीक है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज कह रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड, और उसमें अगर 2 इसमें फाइब्रस प्रोटीन कह रही हूँ। एग्जाम्पल बताना मुझे फाइब्रस के। ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, आपस में किससे लिंक होती हैं? हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। ठीक है, एग्जाम्पल बताना फाइब्रस के। मायोसिन कहाँ पे होता है? ग्लोबुलर के एग्जाम्पल बताना। इंसुलिन। और एल्ब्यूमिन किस में होता है? इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन का, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं ना, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है इंसुलिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन एग में होता है, एग प्रोटीन कहते हैं एल्ब्यूमिन को। ठीक है, डीनेचुरेशन समझ में आ गया? किस पे इफेक्ट होता है डीनेचुरेशन का? पेप्टाइड बॉन्ड तो टूट जाते हैं। उसके बाद मैं पूछ रही हूँ कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में किसमें? प्राइमरी को फर्दर, उसमें सेकेंडरी को फर्दर किस में क्लासीफाई करते हैं? अल्फा और बीटा प्लेटेड शेड्स। हो गया? सुक्रोज का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? पूछ लो अभी किसी को कोई डाउट हो तो। नेहा, काजल, सारा आ गया? जान दूंगी, क्यों ना जान दूंगी।